फर्स्ट हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की, ठीक है। जो आपके पास बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है द थ्री टाइप ऑफ कैप्सूल प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, ठीक है। कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन ब्लड में? बहुत ईजी है आपके पास, कौन कौन सी होती है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। और इनको क्या और क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेट। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है बिल्कुल भी। इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोसाइट। तो ये हो जाएगा हमारा। अभी भी नहीं आया क्लियर? नो मैम। अभी क्लियर आ रही है आवाज आपको? अभी भी सेम ही है? अभी क्लियर। बताओ, अब क्लियर है? ठीक है, हम बेसिकली बात कर रहे हैं आपके पास बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की, ठीक है। जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताया, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि जो आपके पास उसमें कौन सी सेल्स होती है, तो ब्लड में 3 सेल्स प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो मैम जो आपके किसी की पास क्लास नहीं ज्वाइन हो पा रही है, शिल्पा करके आ रही है। हो गया मैम, थैंक यू। और जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन पेयर ऑफ पेरेंट्स आउट ऑफ फॉलोइंग गेट चाइल्ड सफर फ्रॉम द हिमोलिटिक डिजीजेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास बात कर रहे हैं हिमोलिटिक, मतलब यहाँ पे जो किसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है? आरबीसीज की, ठीक है। यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी क्या हो रही है? डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। और इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोर्टैलिस, ठीक है। सेम कंडीशन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोर्टैलिस में क्या होता है? जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स क्या हो गया मेरे पास? रेड ब्लड सेल्स हो गए, इनकी क्या हो जाती है? डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। किसमें? फिटस, पोर्टैलिस में, फिटस में, ठीक है। बेसिकली जो बेबी होगा, ठीक है, जो आपके पास डेवलपिंग फिटस होगा, ठीक है, उसको क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है, या फिर सीवियर केस में उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये कंडीशन कब होगी? इसमें आपके पास मैंडेटरी कंडीशन है कि मदर क्या होनी चाहिए? मदर RH नेगेटिव होनी चाहिए और जो फादर है वो RH पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कंडीशन इसमें ये ऑप्शन हो जाएगी मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद है मैमल्स, ठीक है। तो जो आपके पास स्किन है उसका क्या रोल है मैमल्स में? ये तो आपको पता ही है, ठीक है। मैम तो C2 act as क्या करता homeopoietic है tissue. skin? Graveyards of the cell हैं और आपके पास टू एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ आरबीसी भी है, ठीक है। और दोनों इनको माना जाता है, रिजर्वायर ऑफ आरबीसी भी माना जाता है और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ जो आरबीसी है होम्योपोएटिक टिश्यू में भी हेल्प करता है और ये डिस्ट्रक्शन में, ठीक है, उसमें भी क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास वो है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन है एंटीबॉडीज को, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आपके पास क्या बनाते हैं? बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं किसको बनाते हैं? एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम? जो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है वो कौन कर रहा है? बी लिम्फोसाइट्स कर रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उसको बोला जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। जो एंटीबॉडीज इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उसको, उस इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? लिम्फोसाइट, ठीक है। उसके बाद है जो मैमल विद न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ठीक है। तो आपके पास जो मैमल्स होते हैं उनमें जनरली क्या होता है? जो आरबीसी होते हैं वो क्या होते हैं? डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। जो आरबीसी है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके जगह पे क्या होता है? पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। जबकि मैं बात करूं कैमल की, तो कैमल में क्या होता है? न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कैमल में आपके पास कैसे रहेंगे? न्यूक्लिएटेड आरबीसी रहेंगे, ठीक है।
बाकी रैबिट, मंकी, रैट इसमें कैसे रहेंगे, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, हीमोपोइसिस। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्लड ग्रुप विदाउट एंटीबॉडीज। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है, तो ब्लड ग्रुप AB. AB। ठीक है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। और ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, तो एंटीजन किसमें नहीं होगा, ब्लड ग्रुप A में, नो एंटीजन। Oh, okay. नेक्स्ट है हमारे पास द कैटायन नेसेसरी फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, कैल्शियम। ठीक है, सिंपल ही हो जाएगा। नेक्स्ट है द लाइफ साइकिल ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, कितना होता है, ये आपके पास बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, 120. ठीक है, डायपेडेसिस क्या होता है आपके पास, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड कैपिलरी को क्या करते हैं, लीव कर जाते हैं और टिश्यू फ्लूइड में आ जाते हैं, क्लीविंग हो जाती है। ठीक है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, WBCs हैं, वो करेंगे ब्लड कैपिलरी को लीव कर देंगे और कहाँ पे आ जाएंगे, टिश्यू फ्लूइड में आ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डायपेडेसिस बोल देते हैं। और यही आगे चल के जो टिश्यू फ्लूइड होता है जिसमें WBCs होते हैं, ये क्या बनाता है आपके पास, लिम्फोसाइट्स बनाता है। ठीक है, तो लिम्फ जो आपके पास होता है कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ क्या है, हमारी बॉडी में 2 सर्कुलेटरी फ्लूइड है। ठीक है, ऐसा नहीं सोच रहे कि इंसेक्ट्स में लिम्फ प्रेजेंट होता है, हमारे में लिम्फ नहीं होता है, नहीं, हमारी बॉडी में 2 सर्कुलेटरी फ्लूइड होते हैं। एक होता है ब्लड, ठीक है, जिसमें आरबीसीज होती है, सारी चीज होती है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आ जाता है, आरबीसीज, WBCs और प्लेटलेट। ठीक है, पर जब हम बात करते हैं तो आपके पास सेकेंड जो आपके पास फ्लूइड रहता है बॉडी में, वो कौन सा रहता है, लिम्फ रहता है। ठीक है, और जो लिम्फ है अच्छा। कोई भी लार्ज प्रोटीन नहीं होती है, ठीक, ना ही थैंक यू. होती। Kindly turn your mic। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर, पैसेज ऑफ WBCs आउट ऑफ द कैपिलरी साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इसको उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डायपेडेसिस बोल देते हैं। उसके बाद पिछले चैप्टर में, ठीक है, रेस्पिरेशन में मैंने आपको एक एंजाइम बताया था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पे मिलता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है, बताओ कहाँ पे बताया था, RBC. आरबीसी में। ठीक, प्राइमरी जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो कहाँ पे मिलता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, इसका मैक्सिमम अमाउंट होता है और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट थोड़ा सा मिलता है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज यूरिन। अगर यूरिन में आरबीसीज हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, हेमेटूरिया। Hematurial. तो यहाँ पे Hematuria. ये वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैमेलियन ब्लड। ठीक है, तो आपके पास लार्जेस्ट कौन होते हैं मैमेलियन ब्लड के, Monocytes. Monocytes. जो आपके पास आगे चल के क्या बनाएंगे, मैक्रोफेजेस बना देते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लड लीविंग लंग्स। ये सिंपल है, आपके पास जो आपके पास ब्लड है वो किसको लीव कर रहा है, लंग्स को लीव कर रहा है, तो किससे रिच होगा वो, Oxygen. ऑक्सीजन से, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद है ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट Heart बेट। rate. ठीक है, Heart beat. और वहीं पे आपके पास ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया है, Lens thinner. Lens thinner. हाँ, लेंस। ठीक है, और सर्कुलेशन के बारे में विलियम हार्वे, अलग अलग है। उसके बाद है न्यूरोजेनिक हार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ठीक है, अब हम मैमल्स में पढ़ते हैं आपके पास, उसमें क्या होता है, आपके पास जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। ठीक है, तो मैमल्स में सारे आगे मेरे पास रैट, और रैबिट। ठीक है, तो कौन बचा, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, उनमें जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है, मतलब नर्वस सिस्टम के नर्व्स के कंट्रोल में होता है हार्ट। ठीक है, और हमारे केस में कैसा हार्ट होता है, मतलब यहाँ पे लिख दिया मैंने, इन तीनों के केस में कैसा हार्ट Myo. होता है, वो होता है मायोजेनिक, मतलब हार्ट मसल्स उसको कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट है मिक्टल वॉल्व, जिसको बाइकस्पिड वैल्व भी बोलते हैं। ठीक है, गार्ड बिटवीन, जो ओपनिंग, कौन सी ओपनिंग को गार्ड करता है, तो सिंपल है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और राइट साइड पे कौन सा होगा, ट्राइकस्पिड वैल्व। Tricuspid. उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास कॉर्डी टेंडनी। ठीक है,
फिर कॉर्डी टेंडनी क्या होता है? ये किसके साथ attach होता है? एक्सटेंशंस होती है मैम, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट में। हाँ, आपके पास वेंट्रिकल और हार्ट में क्या होती है? एक्सटेंशन होती है, जो किससे बेसिकली जो आपके पास ट्राइकस्पिड वॉल्व से पेपलेट राइज मसल्स होती है है। उनके साथ अटैच, ठीक है। और यहाँ पे ये किसके साथ अटैच होंगे? ट्राइकस्पिड वेल्व के साथ। तो वेल्व के साथ ये अटैच होती है दोनों साइड से, ठीक है। राइट पे भी, राइट साइड पे कौन से वेल्व से? ट्राइकस्पिड से, और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वेल्व से क्या होंगी? ये अटैच होंगे कॉर्डी टेंडनी। तो ये कहाँ पे होती है? हार्ट में होती है। हार्ट के कौन से पोर्शन में होती है? वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपके पास हार्ट की कवरिंग को क्या बोलते हैं? हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बोलते हैं, और उसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। पेरिकार्डियल और जो फ्लूइड। थिकेस्ट वॉल होती है वो कौन सी होती है? हाँ, जो थिकेस्ट वॉल होती है वो कौन सी लेफ्ट होती है? लेफ्ट ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और जो आपके पास सेप्टम होता है, ठीक है, जो कि अगर दो एट्रिया को सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। नेक्स्ट है हमारे पास द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड इन मैन। हार्ट बीट को कौन इनिशिएट करता है? एसए नोड, ठीक है। एस्टेनोड। पेसमेकर बोलते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड वेल्व इज फाउंड इन बिटवीन, ठीक है। ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ पे होगा? राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास पी वेव, ठीक है। हमने बेसिकली ईसीजी पढ़ा था, उसमें पी वेव है वो किसको ऑनसेट ऑफ बिगनिंग ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है? देखो, पी वेव आपके पास रिप्रेजेंट करती है सिस्टोल को, एट्रियल सिस्टोल को। आपके पास, ठीक है, ऐसे ऐसी वेव्स होती है, ठीक है। ये है पी, क्यू, आर, एस और टी, ठीक है। पी किसको करेगी? एट्रियल सिस्टोल को, ठीक है। क्यू आर एस ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। ये किसको करता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, ठीक है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल को अभी इनको हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर डीपोलराइजेशन भी वर्ड यूज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एट्रियल डीपोलराइजेशन, सिस्टोल की जगह पे क्या लिखा हो सकता है? डीपोलराइजेशन, तो सेम ही मतलब है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन लिखा होगा तब भी एक की बात है ना, ठीक है। क्यूआरएस किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेंट्रिकुलर सिस्टोल या कंट्रैक्शन को। और टी किसको करेगी? रिपोलराइजेशन को। किसकी रिपोलराइजेशन हो रही है? वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन, ठीक है। रिपोलराइजेशन बोल सकते हैं हम, डायस्टोल बोल सकते हैं, डायस्टोल बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? रिलैक्स, ठीक है। रिलैक्स हो रहा है जब, और जो आपके पास ये जो है क्यूआरएस, ठीक है, इसको पल्स रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट पल्स को रिप्रेजेंट भी करती है, ठीक है। उसके बाद है पेसमेकर। पेसमेकर क्या काउज करेगा? हार्ट बीट। हार्ट बीट। नेक्स्ट पल्मोनरी, हाँ जी, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम। पल्मोनरी वेन कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी? लंग्स टू हार्ट। लंग्स टू हार्ट, ठीक है। और पल्मोनरी वेन हमारे पास एक्सेप्शन चलती है जिसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। पल्मोनरी वेन में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेप्शन रहती है, ठीक है। जितनी भी आपके पास आर्टरीज होंगी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सब में कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बट पल्मोनरी में कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो हमारे पास ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास इन अडल्ट में बीपी कितना होना चाहिए? 120/80 नॉर्मल की mg। बात है तो यहाँ पे 120/80 mm ऑफ Hg। इसमें सिस्टोलिक ऊपर वाला है, ये सिस्टोलिक को रिप्रेजेंट करता है, ये डायस्टोलिक को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम का ब्लड है, ये सिस्टोलिक, और एक डायस्टोलिक, एक रिलैक्सेशन के टाइम का ब्लड है और एक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। कार्डियक डिसऑर्डर, कार्डियक डिसऑर्डर की बात करें तो जो आपके पास मर्मर डिजीज है, ठीक है। जब आपके हार्ट वेल्व में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो जो साउंड है, ठीक है, जो आपके पास साउंड आती है ना, किसकी वजह से आती है? हार्ट साउंड। हाँ, दो साउंड्स पढ़ी है, लब और डब। वो किसकी वजह से क्यों आती है? वो साउंड कैसे आती है?
जब मैम कब आते हैं? राइट ऑरिकल से लेफ्ट जाता है तब ट्राइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होते हैं तो लेफ्ट क्लोजिंग ऑफ वेल्व, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ वेल्व होगी, ठीक है। और क्लोजिंग ऐसा नहीं, हम तो पढ़ते हैं ना हार्ट को ऐसे, हम पढ़ते हैं कि इस प्रोसेस में ये हो रहा है फिर ये हो रहा है, नहीं, पर साइमल्टेनियसली साथ में आपके पास, जहां से आपके पास देखो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, आ रहा है सेम टाइम पे आपके पास लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस हो रही है, ऐसा नहीं अलग अलग हो रही है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा ऐसा, तो यहाँ पे इस हाथ में प्रोसेस हो रही है। अब जब वेल्व क्लोज होंगे तो ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड दोनों क्लोज होंगे, तो जो फर्स्ट हर्ट साउंड होती है, फर्स्ट हर्ट साउंड कौन सी होती है, लब, ठीक है। तो किसकी वजह से आती है, क्लोजिंग ऑफ ट्राई एंड बाइकस्पिड वेल्व की वजह से आएगी, ठीक है। और जो सेकंड है वो क्या है, डब है, वो किसकी वजह से आएगी, क्लोजिंग, क्लोजिंग से ही आती है हमेशा साउंड, क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, है ना, ठीक है, इनकी वजह से आपके पास साउंड आती है। क्योंकि अब आपको, मेरे को नहीं लगता ये पूछा जाएगा कि लब और डब फर्स्ट और सेकंड हर्ट साउंड, बट ये पूछा जा सकता है कि कब प्रोड्यूस होती है, ठीक है? और अगर आपके पास डिजीज हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, जो साउंड है उसमें अल्टरेशन आ जाएगी, यहाँ पे हर्ट वेल्व में जो प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कब होगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जब आपके पास सप्लाई कम हो जाएगी हर्ट में ब्लड की, ठीक है, इंटरप्ट हो जाएगी, सडन इंटरप्ट इन ब्लड फ्लो टुवर्ड्स अ पोर्शन ऑफ अ हर्ट, ठीक है। और हर्ट को जो आर्टरी जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं, और उसमें अगर थिकनेस हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बोल देते हैं, कैड, ठीक है। कैड डिजीज इज ऑल्सो रिलेटेड विद द हार्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में से प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोरीन, ठीक है, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये कंपोजिशन होती है आपके पास, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स आपको पता है, अब आपको क्लियर हुआ होगा, तो क्या होता है, स्क्वीज आउट कर जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, तो क्या करते हैं, स्क्वीज आउट कर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट एक्टिव फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स में, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो अदर सेल्स हैं, ठीक है, जो आपके पास फॉरेन सेल्स हैं उनको खा जाते हैं, फैगोसाइट, फैगो मतलब खाना, ठीक है। तो कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, ठीक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन से होते हैं आपके पास, न्यूट्रोफिल्स 60%, ठीक है, 60 to 65 न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट होते हैं ये आपने याद रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, ये ऑप्शन हो गया। ये कैसे होते हैं, न्यूट्रोफिल भी फैगोसिटिक होते हैं और मोनोसाइट्स भी कैसे होते हैं, फैगोसिटिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रू अबाउट आरबीसी, आरबीसी के बारे में हमें, ह्यूमन आरबीसी के बारे में ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। तो आरबीसी में क्या होता है, 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाते हैं, ठीक है, 99.5% ऑक्सीजन ले जाते हैं, दिस विल बी करेक्ट। ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन, एंड अभी यहाँ पे सिंपल पूछा है आपके पास ट्रू अबाउट इट, ठीक है, आपको ट्रू बताना है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास दे कैरी 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ठीक है मैम, बट ठीक है मैम, ये भी ये ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कंपोजिशन मेंशन है, यहाँ पे 97% ही जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन ओनली एंड द रेस्ट 20% ट्रांसपोर्टेड डिसॉल्व, नहीं, आपके पास 97% ये क्या करती हैं, कैरी करती हैं, और 3% डिसॉल्व होकर जाएगी, ये फिक्स्ड है आपके पास, मेंशन्ड है ये, ठीक है। ये कंपोजिशन चेंज नहीं हो सकती, तो इसकी वजह से हमारे जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो हो जाती है गलत। ये क्या बताया आपने, 97% कैरी कर सकती है CO2, तो 97% ये कैरी करती हैं एंड 3% डिसॉल्व होती हैं। हाँ, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ओके, ठीक है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है 3%, और ये जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड है, ओके, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास वेरी कर जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। तो
अगर ये कंपोजिशन फिक्स्ड है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, और CO2 कितना 20-25% ही कैरी करती है, ठीक है। अगर यहाँ पे 24 होता, 23 होता, 22 होता, तब भी वो क्या हो जानी थी, सही स्टेटमेंट हो जानी थी, क्योंकि यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। अगर यहाँ पे 98 होता तब भी क्या है, वो गलत है, या 96 होता तब भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड मेंशन है और वहां पे एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट ऑफ फ्रेश वाटर लीच, तो कौन सा होता है, हीरोडिन, एरोडिन, ठीक है, एंटीकोगुलेंट है फ्रेश वाटर लीच में। और हमारी बॉडी में जो आपके पास एंटीकोगुलेंट है वो कौन सा है, हेपारिन, हिपैरिन, ठीक है, ये हमारी बॉडी में। उसके बाद है इफ एनीवन विशेस टू डोनेट ब्लड शुड बी नॉर्मल, तो उसका नॉर्मल एचबी कितना होना चाहिए, 12.5 ग्राम होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, तभी वो ब्लड को डोनेट कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करेगा, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कौन करेगा, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट्स कौन सी इम्यूनिटी देती है, टी लिम्फोसाइट से कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, सेल मीडिएट, मीडिएट। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, ठीक है, तो अर्थवॉर्म क्या है आपके पास, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, Close. फाइलम एनिलिड्स, फर्स्ट टाइम क्या आया था, सर्कुलेटरी सिस्टम आया है, और कैसा आया है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इस टाइम एक चीज और क्लियर है कि जो फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम आया है वो किसमें आया है, फाइलम एनालिडा में आया है, और कौन सा आया है, क्लोज आया है। मायोजेनिक हर्ट, और देखो मायोजेनिक हर्ट किसमें होता है, आपके पास हमारे में मोलस्क मैन, होते हैं उनमें भी मायोजेनिक हर्ट होता है, और हमारे में भी होता है, तो मैन में भी होगा, फ्रॉग में भी होगा, ठीक है। मसल्स, ठीक है, मसल्स क्या होता है आपके पास, ये मोलस्क का है, ठीक है। बट ल्यूमिनस क्या है, क्रैब है, ठीक है। तो क्रैब किस में आते हैं, क्रैब आते हैं मैम इसमें, Yes. इंसेक्ट में, किसमें आते हैं हमारे, इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स में, ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये किस में आएगा, इंसेक्ट्स में, और इंसेक्ट्स में जो हर्ट होगा वो कैसा होगा, न्यूरोजेनिक हर्ट होगा, तो यहाँ पे हर्ट मायोजेनिक नहीं होगा, और तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मायोजेनिक हर्ट होता है इन सब के केस। उसके बाद है द प्रेजेंस ऑफ पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट, और कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का होता है, कार्डियक 0.8. 8 सेकंड, टोटल, जिसमें आपको पता होना चाहिए एट्रियल, हाँ, एट्रियल कितना होता है, ये टोटल बताया मैंने, ठीक है, जिसमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम की 0.1, होती है, 0.1 टाइम, ठीक है, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम की होती है, 0.3 सेकंड के लिए, 3, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हम कहते हैं सेकंड में है। उसके बाद आसपास पेसमेकर किसको बोलते हैं, एसए नोड को, ठीक है, और पेस सेटर किसको बोल देते हैं, एबी नोड को, एबी नोड ठीक है। को, तो एबी नोड ऑफ द हार्ट ऑफ द मैन, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हमने, पेस सेटर। ये क्या करता है, पेस को 0.1 सेकंड के लिए डिले कर देता है ये, ठीक है, मतलब क्या करता है ये, एट्रिया, एट्रियल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसके जो सिग्नल आएगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का, इसको 0.1 सेकंड के लिए डिले कर देगा, क्योंकि आपके पास एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो वो प्रॉपर ब्लड अमाउंट कैरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कितने सेकंड के लिए, अराउंड 0.1 सेकंड के लिए डिले कर देता है सिग्नल, ठीक है, जो कहाँ से आ रहा है, एसए नोड से आ रहा है। उसके बाद है बिटवीन राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, तो अब आपको क्लियर है कौन सा वेल्व होगा, Tricuspid. ट्राइकस्पिड, उसके बाद है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होगा, टेडपोल, कॉकरोच, मॉस्किटो, आपके पास ये किसमें होगा, कॉकरोच, कॉकरोच, ये कॉकरोच कौन में, सा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, Tadpole में. नहीं, कॉकरोच तो इंसेक्ट में है ना, ये भी इंसेक्ट है, ये भी इंसेक्ट है, ये भी इंसेक्ट है, देखो हाउस मॉस्किटो, ये तीन इंसेक्ट है हमारे पास, इसको, ठीक है। तो कॉकरोच भी इंसेक्ट है, ठीक है, मॉस्किटो भी इंसेक्ट है, और इंसेक्ट्स में यहाँ पे लिख दिया मैंने, इंसेक्ट्स में होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इंसेक्ट्स में। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, टेडपोल, ठीक है, या फिश, तो इसमें कैसा होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिश में कितने चैम्बर्ड हर्ट होता है, और फिश के हर्ट को क्या बोलते हैं, टू चैम्बर्ड एंड बिनोअस हर्ट, 2 चैम्बर्ड, हाँ, ठीक है।
I hope आपको कॉकरोच में मैम एक्सेप्शन next है, which of the following disease is caused by कॉकरोच में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब में जितने भी आपके पास इंसेक्ट, ओके इन सब में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोडा में मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम टेडपोल और फिश में होगा। ये कंप्लीट पूछा है ना। क्लियर है? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ कंप्लीट क्लोज्ड पूछा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कि जिसका जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का सिंपल सा मतलब है कि ब्लड है वो वेसल्स में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ओपन स्पेसेस में, साइनस में ब्लड फ्लो करता है। साइनस लेक्यूनाe एंड साइनस। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following disease is caused by the deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue and make the lumen of artery narrow। ठीक है, तो आपके पास lumen of artery को कौन नैरो करता है? अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, coronary artery disease और एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, तो बोथ कौन सी ऑप्शन हो जाएगी, डी, बी एंड सी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, मैंने तो बताया कैड डिजीज किसकी वजह से होती है, जब मेरे पास जो कॉर्नरी आर्टरी है उसमें डिपोजिशन ऑफ फैट और कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो ल्यूमन होगा जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा था, अब क्या हो गया, पहले इतना ज्यादा ल्यूमन था मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ल्यूमन छोटा हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। ये मैम एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना पेक्टोरिस बता दीजिए, एंजीना पेक्टोरिस का बता दीजिए, ये कौन सी डिजीज है? एंजीना पेक्टोरिस क्यों होता है, जब आपके पास हार्ट में एडवोकेट अमाउंट ऑफ, जब आपके पास हार्ट में एडवोकेट अमाउंट ऑफ क्या होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो जो हार्ट का जो टिश्यू है वो डेड होने लगता है, जिसकी वजह से चेस्ट सीवियर, मतलब चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन होती है, उसको हम बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस। ये आपको समझ आ गया होगा? यस मैम। पेक्टोरिस मींस एक्यूट चेस्ट पेन। उसके बाद है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कब होगा, हायर देन नॉर्मल, इक्विवेलेंट टू नॉर्मल। हायर देन नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। उसके बाद है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन पीछे भी पढ़ा हमने, क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन? ये डी ऑप्शन सडन इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो में, जब सडन इंटरप्शन हो जाती है, डी ऑप्शन है ना। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ए टू डी, आपको बताना है, यूजुअली टेंड टू अकर इन द प्लेन dweller then when they move to the, अब कोई प्लेन में रह रहा है, जब वो हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा तो क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे उसकी बॉडी में। ठीक है, एक तो इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। यस मैम, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो 3, 2 एंड ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल एंड न्यूट्रिशन। बताओ क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। इसकी तो मैम आंसर की भेज देना, Soilless जब culture, ये आपको नेक्स्ट कर लेते हैं टॉपिक जो आप करवाना चाहते हो ना। ठीक है, ओके। क्योंकि आपके पास इसके मैं आंसर की भेज दूंगी और साथ में मैं आपको एक चार्ट भेज दूंगी जिसमें आपके पास डिजीजेस रहते हैं मेन में। यस मैम। कौन सी ये मैम मैंने एक टॉपिक बोला था ह्यूमन एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन, हाँ जी वही कर रहे हैं आज। ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब बेसिकली आपके पास जो एवोल्यूशन है, ठीक है, एवोल्यूशन चेंज इन inherited characteristics of biological population over a successive generation। एवोल्यूशन का मतलब क्या है, आपके पास जैसे जैसे सक्सेसिव जनरेशन आती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, चेंज आता जाएगा इनहेरिटेंस में। ठीक है, जो इनहेरिटेड करेक्टर है हमारे उनमें क्या आता गया, चेंज आता गया, जिसकी वजह से जो पहले आपके पास जो स्पीसीज मिल रही थी उसमें क्या हो गया, चेंज हो गया, उससे एडवांस स्पीसीज हमारे पास मिलने लगी। उसी को मैंने क्या बोल दिया, उसी को
बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद evolutionary processes give rise to diversity at every level of biological organization includes species, individual organisms and molecules such as the DNA and protein, ठीक है। तो evolution processes से क्या आ रही है, डाइवर्सिटी आ रही है। डाइवर्सिटी मतलब चेंज, ठीक है, वेरिएशन आ रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। किसमें चेंज आ रहा है, डीएनए में चेंज आ रहा है, प्रोटीन में चेंज आ रहा है, हमारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें चेंज आ रहा है, जो क्या लेके आ रहा है, आगे आगे ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें फर्स्ट आता है आपके पास ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो लाइफ है वो कब ओरिजिनेट हुई थी, तो फर्स्ट है हमारे पास ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज द यूनिक हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स को माना जाता है कि अबाउट वो 20 बिलियन ईयर ओल्ड क्या है आपके पास, ओरिजिन हुआ है यूनिवर्स का अबाउट 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास अगर मैं बात करूं तो हमारे यूनिवर्स में क्या है, बहुत सारा इंक्लूड ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज व्हिच कंटेन स्टार, क्लाउड्स एंड गैस एंड डस्ट, ठीक है। तो हमारा जो यूनिवर्स है उसमें बहुत ज्यादा गैलेक्सीज हैं, बहुत ज्यादा स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा थ्योरी का जिसको हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। और जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है, जिसने क्या बोला कि जो आपके पास यूनिवर्स है वो कहाँ से एक्सप्लोर हुआ है, कि एक क्या हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, बिगेस्ट एक्सप्लोजन हुआ, जिससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। अब जिसमें से कुछ एनर्जी का हमें पता नहीं है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डार्क एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग एनर्जी है जिसका यूटिलाइज करके क्या बन गया, मैटर बन गया, ठीक है, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल बन गया। तो ये क्या बोलती है आपके पास, ये बोलती है आपके पास बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो सिंपल यही बोला है, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, स्टेट्स दैट द यूनिवर्स अरोज फ्रॉम अ ह्यूज एक्सप्लोजन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एज द यूनिवर्स एक्सपेंडेड द टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जो फर्स्ट गैसेस आपने याद रखना है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये कंडेंस होती गई, हाइड्रोजन एंड हीलियम ये गैसेस याद रखना है, ठीक है। अब ये जो गैसेस जब आपके पास क्या हुआ, कंडेंस हुई, इनकी कंडेंसेशन हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली इनके कंडेंसेशन के बाद और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पे गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सी ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स, ठीक है। इसलिए हमने उसके बाद क्या बन गया आपके पास, गैलेक्सी बन गई, ठीक है। और ये जो कंडेंस थे उसके बाद उन्होंने क्या किया, आगे आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, और आगे क्या किया, रेन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो चले गए, ठीक है। तो सिंपल आपके पास जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है वो क्या बोल रहा है, अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको लिखवाऊं तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ओरिजिन हमें बता रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की। वेट तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है, मैं सिर्फ वही चीजें बताऊंगी जो मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेड है, वो है आपके पास बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। अब ये जो आपके पास थ्योरी बोल रही है वो क्या बोल रही है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। अगर एक्सप्लोजन हुआ तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकली, अगर एनर्जी निकली तो उससे क्या हुआ, यूनिवर्स का एक्सपांशन हुआ, बढ़ने लग गया। अगर एक्सपांशन हुआ यूनिवर्स का तो टेम्परेचर कम हो गया, फिर टेम्परेचर कूल डाउन होने लग गया, पहले बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, कूल डाउन होने लग गया, जिसकी वजह से दो गैसेस हीलियम एंड हाइड्रोजन, दो गैसेस हमें देखने को मिली। अब ये जो गैसेस थी इनकी कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, ये बोल रही है कंडेंसेशन ऑफ कौन सी गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनकी क्या हुई, कंडेंसेशन हुई। अब जैसे इनकी कंडेंसेशन हुई तो इसने किसका फॉर्मेशन कर दी, इसने कर दी गैलेक्सी की फॉर्मेशन, ठीक है, डिफरेंट गैलेक्सीज बन गई इसके थ्रू, ठीक है। अब ये जो आपके पास गैलेक्सीज हैं, ठीक है, जिनमें आपके पास जो हमारी गैलेक्सी है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे, मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे क्या है आपके पास, और इसको हिंदी में जैसे आकाश गंगा बोलते हैं, आकाशगंगा, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा भी बोलते हैं, ठीक है, आकाश गंगा और मिल्की वे, ठीक है। तो ये हमारी जो गैलेक्सी है वो इसकी फॉर्मेशन हुई फिर ऐसे, ठीक है। अब इन्होंने सेकंड चीज बताई, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला एक चीज, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, तो यही बता रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो, अब वहीं पे अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, जो हमारी बात हो रही है, हमारी गैलेक्सी की बात हो रही है, अर्थ वाज सपोज टू हैव, और उसमें जो अर्थ का ओरिजिन है, ठीक है,
अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। ठीक है, तो हमारे पास 20, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो यूनिवर्स आपके पास कितना पुराना है, 20 बिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है, और जो अर्थ है वो कितनी है, 4.5 बिलियन ईयर बैक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अर्थ की बात करें तो सिंपल क्या है आपके पास, अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट, अब यहाँ पे लिखा है 4.5 बिलियन ईयर बिफोर। अब यहाँ पे जो वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वर रिलीज्ड फ्रॉम द मोलिटन मास। ठीक है, मोलिटन मास क्या है, सिंपल आपके पास जो लावा है। ठीक है, पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता था, तो जो लावा है, ये मोलिटन मास है, उससे क्या हुआ, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस हुई, जैसे मीथेन। ठीक है, आपके पास मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो गैसेस हैं वो क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर वेपर्स हो गए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास गैसेस है। ठीक है, अब आपने याद रखना है, जो आपके पास इनिशियल अर्थ है वहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो कैसे है, वाटर की फॉर्म में है, यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन नहीं है, नो फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आते हैं इनिशियल एनवायरनमेंट में कौन सा आपके पास कंपोनेंट नहीं था, तो कौन सी चीज नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड वर रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मास, तो यहाँ पे जो लावा था वहां से क्या निकली, गैसेस निकली, द यूवी रेज फ्रॉम द सन, जो आपके पास यूवी रेज थी सन की, उन्होंने क्या किया, ब्रो कर दिया किसको, वाटर को ब्रेक कर दिया किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास वाटर है वो यहाँ पे आपके पास सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट से कहाँ पड़ी, वाटर के ऊपर। ठीक है, अब वाटर ब्रेक हो गया दो कंपोनेंट्स में, एक बन गया H2 और एक बन गया O2। ठीक है, अब जो हमारे पास H2 और O2 है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपके पास H2 है वो क्या होता है, लाइटर होता है। ठीक है, लाइट। ठीक है, तो H2 क्या कर गया, लाइट वेट था इसलिए एस्केप कर गया, एस्केप कर गया। ठीक है, और जो O2 है उसने अदर गैसेस, जैसे आपके पास मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, इनके साथ कंबाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, और आपके पास अदर जो आपके पास वाटर है, अब जैसे वाटर एस्केप होता गया, अब देखो फिर से आप देखो, एक वाटर हुआ, एक मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर एस्केप हुआ होगा, तो यहाँ पे अगर डिसोसिएशन हुई तो बहुत ज्यादा H2 रिलीज हुआ होगा और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुआ होगा। अब इस ऑक्सीजन ने आपके पास फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, ओजोन बना दिया या O3 बना दी। अब यहाँ पे जो आपके पास वाटर वेपर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये चीज हो रही है, इतनी बात समझ आई, क्या बोला मैंने, यस मैम। ज्यादा फास्ट होगा तो आप बता देना मेरे को। ठीक है, बेसिकली जो आपके पास वाटर वेपर था वो बाद में जैसे टेम्परेचर कूल डाउन होता गया। ठीक है, तो जो वाटर वेपर्स थे, अब हमें एक चीज पता है, आपने पढ़ा होगा कि जो आपने कंडेंसेशन प्रोसेस पढ़ी होगी। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, जब हम किसको कन्वर्ट करते हैं, वाटर वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, हम कंडेंसेशन बोल देते हैं। जैसे हम वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, वाटर को जब हम वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। और जब वेपर्स को, वाटर वेपर्स को फिर से वाटर में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, नेचर में कंडेंसेशन होने लगी। अब देखो जैसे ही कंडेंसेशन हुई, ठीक है, तो कंडेंसेशन से क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ये जो आपके पास वाटर वेपर्स के फॉर्म में थे, अब ये जो वाटर है वो किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आपके पास लिक्विड वाटर बन गया, जो कैसा हो गया, कंडेंस होता गया। ठीक है, अब ये कंडेंस होता गया तो बाद में क्या हुआ, ये रेन की फॉर्म में ऐसे आपकी अर्थ पे गिर गया। समझ आया क्या हुआ, यस मैम। तो सिंपली यही बोल रहा है ये। अब देखो यहाँ पे हम इसकी रीडिंग करेंगे, द लाइटर हाइड्रोजन गैस क्या कर दी, एस्केप कर गई सरफेस से, और जो ऑक्सीजन थी उसने अदर कंपाउंड्स के साथ कंबाइन कर लिया। ठीक है, इनिशियल कंपाउंड्स कौन कौन से थे, मीथेन था, अमोनिया था, ठीक है, और वाटर वेपर से, और क्या बना दिया, वाटर बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, गैसेस की फॉर्मेशन करने लग गए। ठीक है, एज द वाटर वेपर्स कूल्ड, ठीक है, अब जैसे ही वाटर वेपर क्या हो गए, कूल्ड हो गए, कौन सी प्रोसेस हुई, कंडेंसेशन हुई, द वाटर फेल एंड रेन फिल्ड द डिप्रेशन ऑफ टू फॉर्म द ओशन। ठीक है, तो आपके पास जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ बेसिकली क्या है, अर्थ को हम ऐसे इमेजिन करते हैं। ठीक है, अर्थ क्या था, ऐसे बड़ा सा रॉक था जिसमें ऐसे बीच में ऐसे डिप्रेशन थे। ठीक है, अब जब रेन हुई तो इन डिप्रेशन में क्या भर गया, पानी भर गया। इन डिप्रेशन में क्या हो गया, ये फिल हो गए वाटर के साथ।
ठीक है, और इन्हीं को आज क्या बोलते हैं हम, यही हमारे क्या है, ओशियंस हैं। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट लिखी हुई है इधर भी। तो सिंपल है आपके पास लाइफ यही है, वाटर वेपर्स cooled and water fell as rain filled all depression to form oceans and other water bodies from the oxygen ozone layer was also formed। ठीक है, तो ओजोन लेयर कहाँ से बनी, ऑक्सीजन से बनी। ठीक है, जब आपके पास क्या हुआ, किससे बनी, जब आपके पास वाटर स्प्लिट हो गया। वाटर स्प्लिट हुआ तो उसने दो चीजें बना दी, H2 और O2, और O2 ने क्या किया, आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड और O3 बना दी, ओजोन बना दी, और H2 क्या हो गया, एस्केप हो गया। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ स्टार्टेड अपीयर, ओरिजिन ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, अबाउट 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कब हुआ, अब हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ओरिजिन ऑफ अर्थ कितना पुराना है, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ कितना है आपके पास, बताओ, ओरिजिन 4.5 है। ठीक है, तो आपके पास जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, देखो ओरिजिन ऑफ अर्थ कितना है, 4.5 बिलियन ईयर एगो, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ कितना हो गया, 4 बिलियन ईयर एगो, 4 BYE। ठीक है, BYE स्टैंड फॉर बिलियन ईयर एगो, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने ना, बिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, 500 मिलियन ईयर्स का डिफरेंस आ गया। तो आपके पास जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था, उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ, आपके पास ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, और यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ है, 20 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, 20 BYE लिख दिया मैंने। ठीक है, यूनिवर्स की बात करें, ठीक है, तो यूनिवर्स आपके पास ओरिजिनेट हुआ है 20 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो आपके पास थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है, वो क्या बोल रही है कि जो आपके पास अर्थ है उसमें लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, तो मेन इसमें कुछ थ्योरीज रहती हैं, जैसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया और कॉस्मोजोइक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, जिसको हम मानते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी इसको। ठीक है, सारी चीजें मैं शॉर्ट करके बनाऊंगी। अब जो आपके पास थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, वो किसकी बात करती है, गॉड की बात करती है। ठीक है, तो बेसिकली कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, जो हमारे लिटरेचर है वो किसके बात करते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के, जो गॉड है वो क्या है, एक सुपरनेचुरल पावर है जिसने क्या किया, क्रिएट किया अर्थ को। ठीक है, जितने भी अर्थ है, लाइट है, प्लेनेट है, एनिमल्स है, सबको उसने क्या किया, गॉड ने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब जो आपके पास थ्योरी है, दिस थ्योरी suggests that the view all living organisms, different species or type of plants we see today were created as such। उसने क्या बोला कि उसने एवोल्यूशन को ही निकाल दिया, कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, पहले ऐसा है उसके बाद नई चीज नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले आपके पास कोई चीज थी अब बाद में क्या होगी, एडवांस हो गया, ऐसा नहीं हुआ। उसने बोला कि गॉड है, एक सुपर नेचुरल पावर है जिसने क्या किया, जितनी भी चीजें हम देखते हैं उसको वैसे ही क्रिएट किया। और दूसरी चीज इसने ये बोली थी, इसलिए इसकी थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, क्योंकि इन्होंने बोला, एक तो इसने एवोल्यूशन को निकाल दिया, दूसरा इन्होंने क्या बोला था कि जो आपके पास जो यहाँ पे जो आपके पास अर्थ है उसमें ना ही तो कोई न्यू स्पीसीज ऐड हो रही है और ना ही कोई न्यू स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, ना तो यहाँ पे स्पीसीज ऐड होगी ना ही एक्सटिंक्ट होगी। ठीक है, तो ये आपके पास गलत है, ऐसा नहीं था, क्योंकि हम क्या देखते हैं, डाइवर्सिटी देखते हैं लिविंग फॉर्म में, जो पहले था। ठीक है, और उनमें क्या है, कॉमन एंसेस्ट्रिकल रिलेशन भी है। ठीक है, और वो क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग फॉर्म सिंपल है, was always the same as since the time of creation। क्या बोल रहा है वो कि जब उसको क्रिएट किया तब से लेके आज तक जो डाइवर्सिटी है वो ऐसी ही है, will remain the same for future also। ऐसी रहेगी फ्यूचर में भी। अर्थ इज अबाउट 4000, और इसने क्या बोला कि जो अर्थ है वो कब बनी है, 4000 ईयर ओल्ड है सिर्फ। ठीक है, 4000 साल पुरानी है। जबकि अगर हम बात करते हैं अर्थ की, तो हमने कितना पढ़ा आपके पास, 4.5
5 बिलियन ईयर एगो ओरिजिन हुआ है अर्थ का, बट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि नहीं, आपके पास जो अर्थ है उसका जो ओरिजिन है वो 4000 4000 पुरानी ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिंपल है, ऑल दिस आइडियाज underwent drastic change during the 19th century when Charles Darwin ने शो किया था existing life forms, ठीक है, share similarities of varying degree, ठीक है। तो उसने क्या आपके पास जो आपके पास चार्ल्स डार्विन है, ठीक है, जिसको डार्विन फिंचेस बोलते हैं, तो उन्होंने क्या बताया, एक ही जगह से आपके पास क्या हुआ, जैसे जैसे फिंचेस की डिफरेंट क्या होती गई, फूड हैबिट होती गई, तो वहां से वो क्या हो गया, उनमें डाइवर्सिटी आती गई, वेरिएशन आती गई, ठीक है। तो इन्होंने इसकी थ्योरी को डार्विन ने, अब इनकी थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया था, चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी आई थी उसने ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था कि जो स्पीसीज है अगर डाइवर्सिटी है वो वैसी रहेगी, कोई चेंज नहीं आता है, आज भी वैसी है, फ्यूचर में भी वैसी रहेगी, ठीक है। बट इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होता है, अगर आपके पास कोई एनिमल है, जैसे उसकी हैबिटेट होती है वो खुद को एडेप्ट करने लग जाता है उसी फॉर्म में, ठीक है, और वैसे वैसे उसमें चेंज आते जाते हैं। एक्सटेंशन, और हमने क्या देखते हैं, हम एक्सटेंशन भी देखते हैं कि जो आपके पास डिफरेंट फेजेस ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसमें क्या शो करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं। जैसे हम डायनासोर्स की बात करते हैं तो अब वो नहीं है, मतलब क्या हो गया, तो कुछ स्पीसीज क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कुछ न्यू फॉर्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि जो एक बार बन गया वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है, वो है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया और कॉस्मोगोनिक थ्योरी, ठीक है। अब बेसिकली जो आपके पास पैंसपर्मिया और कॉस्मोगोनिक थ्योरी है वो क्या बोलती है कि जो आपके पास दूसरा जो स्पेस है, ठीक है, वहां से क्या हुआ, कोई स्पोर्स आए और उन्होंने क्या किया, लाइफ को ओरिजिनेट हुआ, और मोस्ट ऑफ द ग्रीक जो आपके पास ग्रीक फिलोसफर हैं उस थ्योरी को मानते भी हैं, ठीक है। अर्लियर ग्रीक फिलोसफर थॉट यूनाइट्स called the spore or panspermia came the earth along with the meteorite, ठीक है, एंड दे माइट हैव इवॉल्व इनटू द प्रेजेंट डे फॉर्म, ठीक है, कि कहीं और आपके पास स्पेस से क्या हुआ, कोई और लाइफ आई, ठीक है, स्पोर्स आए जिन्होंने क्या किया, अर्थ पे लाइफ को ओरिजिनेट किया, ठीक है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, ये क्या बोलती है आपके पास, ये बोलती है कि जो आपके पास डिकेइंग मैटर होता है, ठीक है, उससे क्या है, मतलब जो आपके पास एबायोजेनेटिक थ्योरी भी है, एबायोजेनेसिस भी बोलते हैं इसको, तो ये सिंपली आपके पास क्या बता रहा है कि जो आपके पास नॉन लिविंग मैटर है, ठीक है, जो आपके पास नॉन लिविंग है वहां से क्या हुई है, लाइफ ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। बट बाद में ये जो थ्योरी थी उसको लुईस पास्चर ने क्या किया, फेल कर दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया था एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि जो आपके पास लाइफ है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कोई प्री एग्जिस्टिंग जब लाइफ है वहां से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट लिया था, इन्होंने ऐसे देखो एक क्लोज फ्लास्क ली थी, ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया था, एनवायरमेंट मेंटेन किया था, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि क्या हुआ, यहाँ पे जैसे पानी है उसको क्या किया, इसने बॉईल कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है अगर पानी को बॉईल कर दिया है तो मतलब वहां पे क्या हो गया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, मटेरियल था, वो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, ठीक है, वहां पे कुछ नहीं बचा। तो उसने क्या बोला, जो पानी है वो क्या कर सकता है, ऐसे लाइफ को ओरिजिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब उसने क्या किया, पूरी फ्लास्क को क्लोज रखा। अब यहाँ पे हमें चीज क्या पता लग गई, जब इसके पास फ्लास्क थी वो क्लोज थी, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्टामिनेशन नहीं हुई, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है वो कैसा है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसने बॉईल कर दिया तो जितने भी एंजाइम थे उनके क्या हो गए, डीजनरेशन हो गई, डिग्रेड हो गए वो, ठीक है। अगर वो डीनेचर हो गए तो यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं रहा, जो वाटर हो गया वो क्या हो गया, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। अब ये जो फ्लास्क क्लोज है तो क्या होगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर पाएगा, एयर एंटर नहीं कर रही है, तो यहाँ पे भी किसी भी चीज की ग्रोथ नहीं होगी। तो जो आपका थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन है वो क्या बोलती है कि अगर मेरे पास कोई भी नॉन लिविंग मैटर है, चाहे मेरे पास मड है, मेरे पास पानी है, कोई भी चीज है, उसमें क्या होगा, अपने आप ही लाइफ क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। बट लुईस पास्चर ने इसकी थ्योरी को मना कर दिया था कि ऐसा नहीं होता है आपके पास, जैसे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या किया, सेम पहले पानी को बॉईल किया, अब इसकी जो नेक है उसको ब्रेक कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एयर आ सकती है, एयर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, तो क्या होगी, माइक्रोबियल ग्रोथ होगी। तो उसने क्या बोला, पहले से लाइफ एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी वहीं पे ही, ठीक है, जो न्यू लाइफ है वो अराइज होगी। लाइफ कैन अराइज ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जब कोई लाइफ है पहले से किसी चीज में तभी आपके पास नई लाइफ वहां से अराइज हो सकती है। ही शोड दैट नो लाइफ अरोज फ्रॉम द हीट किल्ड ब्रुथ, ठीक है। तो यहाँ से कोई लाइफ नहीं होगी क्योंकि वो क्या, प्री स्टरलाइज्ड क्लोज्ड फ्लास्क है, ठीक है। और जो लाइफ होगी वो कहाँ पे होगी, जब आपके पास फ्लास्क कैसी होगी, ओपन, आप उसको छोड़ दोगे तो वहां पे एयर एंटर कर जाएगी और
ये कुछ क्लियर है? ठीक है, अब इन्होंने जो आपके पास सेकंड जो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दी थी वो आपने ये आपके पास सुना भी होगा आपने ये चीज, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, एक जार लिया था, ठीक है, वहां पे क्या किया था, उन्होंने मीट का पीस रखा था, ठीक है। जब उसको अनकवर्ड रखा तो उसमें क्या हुआ, फ्लाइज आई, फ्लाइज ने क्या किया, अपने एग्स दे दिए, और फ्लाइज के जो एग्स होते हैं उनको मैगोट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गए, मैगोट प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। फिर इन्होंने ये चीज बोली थी कि नहीं आपके पास, तो इन्होंने क्या बोला, आपके पास जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी है वो बोलती है कि आपके पास जो मीट का पीस है वो खुद ही क्या कर रहा है, मैगोट लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन कर रहा है। बट इन्होंने इसको क्या कर दिया था, फिर से डिसअप्रूव कर दिया था कि अगर आपके पास जार होगा वो कंप्लीटली क्लोज्ड होगा तो आपके पास मीट नया ऑर्गेनिज्म मैगोट को अपीयर नहीं करेगा वहां पे। क्लियर है? अगर आपको कोई चीज नहीं पता लग रही है, थोड़ा फास्ट होगा तो आप मेरे को बता देना, है ना? ठीक है मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। जो आपके पास थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन है वो किसने दी थी, थ्योरी प्रपोज बाय द ओपरेन एंड हेल्डेन, ठीक है। इसलिए इसको ओपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, और दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल। ठीक है, दे प्रपोज दैट लाइफ फर्स्ट फॉर्म could have came come from pre-existing non-living organic molecule। इसने क्या बोला, इन्होंने भी सेम ही चीज बोली कि जो आपके पास लाइफ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो लाइफ आई थी वो कहाँ से आई थी, इनऑर्गेनिक से ही आई थी, ठीक है। जिनको हम क्या बोलते हैं, इनमेट मॉलिक्यूल बोलते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जैसे आपके पास क्या हो गया, जैसे आपके पास मीथेन है, अमोनिया है, जो प्री नेचर था वहां से ही लाइफ क्या हुआ, ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। बाद में इसमें क्या हुआ, इन्होंने इसी चीज ने आपके पास क्या हो गया, जैसे मीथेन है, अमोनिया है, वाटर वेपर्स है, तो इन्हीं से लाइफ क्या हो गई, ओरिजिनेट हुई, इन्होंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो इनमेट मटेरियल है, मतलब जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वहीं से एग्जिस्ट हुई है, ठीक है। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल है वहीं से आपके पास इन्होंने किसकी फॉर्म करी, ऑर्गेनिक मैटर को फॉर्म किया, जैसे आरएनए हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, तो इनकी प्रोडक्शन हुई, ठीक है। बट इन्होंने इसको केमिकल प्रूफ भी दिया, ठीक है। इनके जो एक्सपेरिमेंट है इसको प्रूफ आपके पास मिलर ने किया था, ठीक है। दे प्रपोज दैट फर्स्ट लाइफ फॉर्म कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, कि जो पहले से प्री एग्जिस्ट कर रहा था नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर उसी से ही आपके पास क्या बना, आरएनए और प्रोटीन बना, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीडेड बाय द केमिकल एवोल्यूशन। और ये जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ऐसे नहीं कि कोई भी आपके पास मड है, कोई भी पानी है उसमें आप अपने पास नहीं, उसमें क्या हुआ, पहले केमिकल एवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मटेरियल था उसने क्या किया, कंबाइंड करके आपके पास कोई प्रोडक्ट दे दिया, जैसे आरएनए प्रोटीन की प्रोडक्शन कर दी, फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो ऑर्गेनिक डाइवर्स मॉलिक्यूल बना, ठीक है, वो किस कहाँ से बना, इनऑर्गेनिक कंटेंट से ही बना। द कंडीशन ऑफ अर्थ दैट फेवर्ड केमिकल एवोल्यूशन वर वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, वोल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक दैट कंटेन मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर्स, ठीक है। तो सिंपल आपने इन्होंने क्या बोला कि जो मेरे पास प्रिमिटिव अर्थ है, ठीक है, हमने क्या बोला, जब प्रिमिटिव अर्थ का ओरिजिन हुआ तो वहां पे मेन गैसेस, अब अगर हमने मेन गैसेस में हमने किसकी बात करी है, मीथेन की बात करी है, एक अमोनिया की बात करी है, एक करी है वाटर वेपर्स की। तो सिंपली इन्होंने बोला ये मेरे पास क्या है, ये सारे मेरे पास है इनऑर्गेनिक, इन्होंने क्या बोला, जो मेरे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल है वहीं से क्या हुआ है, अब इसमें क्या हुआ, केमिकल एवोल्यूशन हुआ, टेम्परेचर जैसे हाई टेम्परेचर था, ठीक है, आपके पास वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, उसकी वजह से, और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट मीन्स O2 अब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इसी ने किसको ओरिजिनेट किया, ऑर्गेनिक मैटर को ओरिजिनेट किया, ठीक है, जैसे आपके पास आरएनए और प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ठीक है, वो किसने दिया था, मिलर ने दिया था, स्टैनली मिलर एंड यूरे, ठीक है।
तो आपके पास केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी किसने दी थी, मोस्ट एक्सेप्टेबल है, आपके पास वो दी थी ओपेरिन एंड हेल्डन ने, और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया है, तो दोनों आपके पास अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया है, तो आपके पास मिलर ने दिया है, मिलर एंड यूरे, ठीक है। स्टैनली मिलर एंड यूरे क्रिएटेड अ कंडीशन, उन्होंने सेम कंडीशन क्रिएट करी जो कैसी थी, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में थी, इन द लेबोरेटरी यूजिंग द ग्लास अपरेटस और द ट्यूब, ठीक है। दे क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूजिंग द इलेक्ट्रोड इन द क्लोनिकल फ्लास्क, ठीक है। सिंपल मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, ये है मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बेसिकली क्या किया, ऐसे आपके पास ट्यूब है, ठीक है, इसमें सेम कंडीशन क्रिएट कर दी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोड की वजह विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज स्पार्क, ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, ठीक है, जो प्रिमिटिव अर्थ में टेम्परेचर होता था, जब अर्थ फॉर्म हुई तब टेम्परेचर होता था अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इतना हाई टेम्परेचर उन्होंने मेंटेन किया, ठीक है। अब दूसरा उन्होंने क्या किया, अब वहां पे जो हीटेड वाटर था, ठीक है, ओशियन में कैसा पानी था उस टाइम पे, हीटेड था, क्योंकि टेम्परेचर अर्थ का जो एटमोस्फेयर था वो उसमें काफी हाई टेम्परेचर था, ठीक है, तो उन्होंने वो कंडीशन इम्प्लीमेंट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाटर वेपर्स है वो ऐसे आपके पास यहाँ पे वाटर वेपर्स हो गया, और जो अदर गैसेस थी, जैसे प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में कौन कौन सी गैसेस थी, वाटर वेपर्स था, मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स, ये आपके पास मेन गैसेस थी। और 800 डिग्री सेल्सियस का उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर मेंटेन किया। द वाटर कंटेनिंग चैम्बर वाज हीटेड टू प्रोवाइड द वाटर वेपर्स, ठीक है। अब ये जो वाटर कंटेनिंग चैम्बर है इसको क्या किया गया, हीट किया गया, अगर हीट हो रहा है तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ऐसे वाटर वेपर्स जाएंगे ऊपर, ठीक है। अब इन्होंने क्या नोटिस किया, जो वाटर वेपर्स हैं उनके साथ यहाँ पे जो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे आपके पास यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है, मीथेन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अमोनिया हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर्स। तो ये इन्होंने देखा कि जब ये सारी चीजें इसके साथ हाई टेम्परेचर में इसके साथ कंबाइन कर रही है तो क्या हो रहा है, आपके पास इनकी कंडेंसेशन हो रही है, मतलब ये ज्वाइन कर जा रहे हैं, ठीक है। अब जो कंडेंसेशन हो रही है उनसे क्या मिला, कंडेंस्ड लिक्विड विद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और किसकी फॉर्मेशन हुई, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई, जैसे आरएनए और अमाइनो एसिड। तो इन्होंने देखा इनको क्या मिले इस एक्सपेरिमेंट में, अमाइनो एसिड्स और आरएनए के मॉलिक्यूल मिले, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो आपके पास एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, किसके एक्सपेरिमेंट को, जो थ्योरी थी ओपेरिन एंड हेल्डन की, ठीक है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट मैनी अदर साइंटिस्ट ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट फिर फर्दर किए गए, तो आपके पास शुगर हो गया, नाइट्रोजन बेसिस हो गया, लिपिड अमाइनो एसिड, तो इन पिगमेंट्स की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई, ठीक है। एनालिसिस ऑफ meteorites also revealed the presence of similar compounds indicating the occurrence of similar product, ठीक है। सेम आपके पास ये एक्सपेरिमेंट है जो क्या सिंपल, आपके पास आपको ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी क्योंकि पहले प्रिमिटिव अर्थ में कैसा एनवायरमेंट होता है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट होता है, ठीक है। और जो मेन गैसेस थी अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट, ठीक है। तो उनको क्या मिला, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल था उसने उससे क्या मिल गया, ऑर्गेनिक मटेरियल बन गया, ठीक है। उसके बाद है origin of first life. The first non-cellular form of life could have originated 3 billion years ago, ठीक है। तो आपके पास origin of life की बात करें, पहले हमने अर्थ की बात करी, अगर लाइफ की बात करें तो कितना हो गया, 3 billion year ago, ठीक है। They would have been, अब यहाँ पे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन गए किसके, आरएनए प्रोटीन के और पॉलीसेकेराइड्स के, ठीक है, जो कहाँ से बने, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बने। These capsules were able to replicate, reproduce, ठीक है, जैसे आपके पास आरएनए है, इसीलिए क्या बोलते हैं, आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये हमें बताता है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है, कि आपके पास फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए था, क्यों था, क्योंकि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी थी, रेप्लिकेशन की, ये क्या कर सकता था, अपनी कॉपीज खुद बना सकता था, ठीक है। बट ये जो आपके पास आरएनए है वो कैसा है, अनस्टेबल है, ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा चेंज आता है, ठीक है। अब हम जो एवोल्यूशन देखते हैं वो जो स्टार्टिंग में एवोल्यूशन हुआ वो इसी की वजह से हुआ, क्योंकि आपके पास जो ड्रास्टिक बहुत ज्यादा चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है, क्योंकि आरएनए क्या है, अनस्टेबल है और उसमें बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके बाद जो आरएनए है वो क्या हो गया, उसने क्या किया, एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ठीक है, और किसमें चला गया, डीएनए की फॉर्म में चला गया, ठीक है, फिर वो स्टेबलाइज प्रोडक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ must have been appeared about less than 2 billion year ago, ठीक है। They must have been a single cell
ऑल लाइफ फॉर्म अपीयर्ड इन वाटर बॉडीज, क्योंकि जो जितनी भी लाइफ फॉर्म्स मिली हैं वो कहाँ से मिली है, वाटर बॉडीज में मिली है। ठीक है, तो ये आपके पास जो थ्योरी है वो है दिस इज द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जो क्या बोल रही है जो फर्स्ट फॉर्म है लाइफ की वो स्लोली कहाँ से अरोज हुई है, वो नॉन लिविंग मैटर से अरोज हुई है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, एवोल्यूशनरी फोर्सेस लगी, नॉन लिविंग मैटर से आपके पास क्या हो गया, लिविंग मैटर फॉर्म हो गया। जैसे आपके पास मीथेन है, अमोनिया है और हाइड्रोजन है, उससे आपके पास क्या बन गया, आरएनए अमीनो एसिड्स बन गए, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वंस फॉर्म दीज सेल्स, अब जब इनसे क्या हुआ, एक बार कोई सेल बन गया, ठीक है, तो उसके बाद जितना भी आपके पास डाइवर्सिटी आई, जितना भी एवोल्यूशन हुआ या जितना भी ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है, वो फिर आपके पास इनऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बना है, फिर वो किससे बना है, फिर सेल से ही ओरिजिनेट हुए हैं सारी चीजें। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके पास लाइफ है उसको बेसिकली प्रोटोबायोन्ट्स भी बोलते हैं उनको। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोटोबायोन्ट्स थे, फर्स्ट टाइम अगर एक बार आपके पास प्रोटोबायोन्ट्स बन गए, उसके बाद जो लाइफ आपके पास ओरिजिनेट हुई वो कहाँ से हुई, फिर प्रिमिटिव सेल से ही ओरिजिनेट हुई, फिर इनऑर्गेनिक मैटर से ओरिजिनेट नहीं हुई। ठीक है, ये मैम बट स्टार्टिंग प्रोटोबायोन्ट्स को हम लिविंग बोलेंगे ना। हाँ, लिविंग सेल है, फर्स्ट लिविंग सेल। ठीक है, जो कहाँ से बना, आपके पास इनऑर्गेनिक से बना। नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की। तो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्या बोलता है हमारे पास, सेवरल assumption were to propose evolution of life which first was religious लिटरेचर आपके पास बताता है जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ थ्री कोनोटेशन, तो यही चीजें आपके पास फिर से समराइज कर दी गई। तो ये आपको देखो, यही पढ़ा हमने, आपके पास Yes, स्पेशल ma'am. क्रिएशन Yes, पढ़ा, ma'am. फिर आपके पास डार्विन ने बताया, फिर इस मतलब जो ऊपर पढ़ा उसी को समराइज करके बता दिया। ये डार्विन नेचुरल सिलेक्टर थे। जी, अभी हम इनकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। ओके। तो इसमें आप डार्विन लैमार्किज्म, ठीक है, उनकी थ्योरीज भी मैंने थोड़ी थोड़ी ऐड कर दी, आपको मतलब याद रहे, आइडिया जैसा रह जाए कि इसमें ये बोला है। ठीक है, और इनकी शिप का नाम याद रखना है। ठीक है, ये आपके पास इनकी जो शिप है वो है सेकंड HMS बीगल सर्वे। ठीक है, इन्होंने किया था, फिर इन्होंने बेसिकली आपके पास अपनी थ्योरी भी दी। ठीक है, तो ये है आपके पास, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से पढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो जो इनकी थ्योरी थी, ठीक है, स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी थी, उसको किसने रिजेक्ट किया था, डार्विन ने रिजेक्ट किया था। ठीक है, तो यही बता रहा है दिस आइडिया वर स्ट्रांगली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी बाय चार्ल्स डार्विन। जो आइडिया ऑफ स्पेशल क्रिएशन था उसको किसने चैलेंज किया था 19th सेंचुरी में। ठीक है, 19th सेंचुरी में जो चार्ल्स डार्विन से, उन्होंने इसकी थ्योरी को क्या कहते हैं, चैलेंज किया था ऑन हिज ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वैगो। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अपने जो उनकी बोट थी, ठीक है, जो शिप थी, ठीक है, सेल बोट जो शिप थी उस पे क्या गए थे वो, बीगल, जिसको क्या बोला जाता है, HMS बीगल बोला जाता है। ठीक है, वहां पे बेसिकली वो घूमने गए थे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया, ही कंक्लूड दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटी टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट also with the life form that exists million year ago। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग लाइफ है, ठीक है, मेरे पास कोई भी जो एग्जिस्टिंग लाइफ है, ठीक है, और जो पहले की लाइफ थी, ठीक है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग लाइफ है, ठीक है, और जो लाइफ फॉर्म इन मिलियन ईयर एगो, ठीक है, जो लाइफ फॉर्म मिलियन ईयर एगो पहले थी, वेट मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो लाइफ फॉर्म आज है और जो मिलियन ईयर एगो पहले थी उसमें क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, मतलब कि जो आज की जो लाइफ फॉर्म हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से इवॉल्व हुई है, और उसमें क्या है, जो पहले की लाइफ फॉर्म थी और जो आज की लाइफ फॉर्म है उसमें क्या मिल रही है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज मिल रही है। ठीक है, तो यही बोला इन्होंने कि आपके पास सिंपल ही कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर
सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्री, ठीक है, उनमें कुछ चेंज आ गया है, बट नॉट ओनली देमसेल्फ, ना ही तो अपने में कर रही है, बट जो लाइफ फॉर्म आपके पास एग्जिस्टिंग मिलियन ऑफ ईयर एगो पहले जो लाइफ थी वो क्या कर रही है, अब उसके साथ जो है सिमिलैरिटीज हो रही है। समझ आई इतनी बात है? He said extinction of different life form took place, also new form of life arose at a different period of history of earth. इसने क्या बोला कि जो कुछ लाइफ फॉर्म की जो एक्सटिंक्शन हो गई उसने उसके बाद, ठीक है, उसने किसको प्लेस कर दिया, जो नई लाइफ फॉर्म है, न्यू लाइफ फॉर्म, न्यू लाइफ फॉर्म्स हैं उसने क्या कर दिया, उसने रिप्लेस कर दिया किसको, जो ओल्ड लाइफ फॉर्म थी, ठीक है, डिफरेंट पीरियड में जो आपके पास ओल्ड लाइफ फॉर्म थी, ठीक है, डिफरेंट पीरियड ऑफ अर्थ में जो ओल्ड लाइफ फॉर्म थी उसको किसने रिप्लेस किया है, जो नई लाइफ बनती गई, ठीक है। अब ये जो नई लाइफ बनती गई इसमें क्या था, इसमें ऐसी कैपेसिटी थी जो क्या कर सकती थी, आपके पास नेचर में सिलेक्ट होती गई, ठीक है, जिसकी आपके पास नेचर में आपके पास क्या था, उसमें सर्वाइवल कैपेसिटी थी, ठीक है, तो वो जो आपके पास नेचर में सिलेक्ट होती गई वो आगे आगे क्या करती गई, इवॉल्व होती गई, ठीक है, और जो नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया जिसको, वो क्या होगी, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती गई, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म हैज अंडरगो ग्रेजुअल एवोल्यूशन ड्यू टू, तो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे ग्रेजुअल एवोल्यूशन होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से आज जैसा है, ठीक है, 1 साल बाद ऐसा हो जाएगा, नहीं, तो जो आपके पास एवोल्यूशन है वो एक आपके पास ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे होती है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स which enable some to survive better in natural conditions, ठीक है। जो क्या कर रहा है, अब जो एवोल्यूशन हो रहा है वो क्या कर रहा है, आपके पास जो स्पीसीज है, ऑर्गेनिज्म है, उसको नेचुरल कंडीशन में बेटर सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब जैसे क्लाइमेट हो गया, फूड हो गया, ठीक है, फिजिकल फैक्टर हो गए, विद आउटब्रीड अदर दैट आर लेस एडोव टू सर्वाइव अंडर नेचुरल कंडीशन, ठीक है। तो सिंपल इसने क्या बोला कि जो आपके पास जिनमें बेटर एडेप्टेबिलिटी होगी, ठीक है, मान लो जिनमें क्या हुआ, आपके पास जो ओल्ड स्पीसीज थी, ठीक है, ओल्ड है और एक जगह पे मैंने लिख दिया न्यू, ठीक है, तो सिंपल जो क्या किया, जो क्या करे, जिनमें एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, एवोल्यूशन हुआ तो मतलब इनमें क्या हुआ, कुछ चेंज आया, ठीक है, चेंज आया, जो क्या कर सकते हैं, जो वेट न्यू स्पीसीज में जो ओल्ड स्पीसीज है वो न्यू में क्यों चेंज हुई, क्योंकि यहाँ पे जो नेचर है, नेचर में कुछ एडेप्टेबिलिटी हुई, कुछ चेंज आया, ठीक है, इसको फिर स्पीसीज ने क्या किया, खुद के सर्वाइवल के लिए खुद में चेंज लेके आई, वेरिएशन लेके आई, ताकि क्या कर सके, वो बेटर सर्वाइव कर सके नेचर में, ठीक है, और जो बेटर सर्वाइव नहीं कर पाई नेचर में वो क्या हो गई, बाद में एक्सटिंक्ट हो गई, तो जिनका सर्वाइवल कैपेसिटी लेस थी वो धीरे धीरे क्या होती गई, जो नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाई वो एक्सटिंक्ट होती गई, और जो बेटर सर्वाइव कर सकती थी वो उसने क्या किया, न्यू आपके पास खुद की बॉडी में क्या किया, एवोल्यूशन कर दी, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज लेके आए। इट वाज रेफर्ड एज अ फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, और यहाँ पे किसकी बात होती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात होती है, ठीक है, पॉपुलेशन विच मीन्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है, मतलब इसने क्या बोला कि जो आपके पास कोई भी स्पीसीज है, ठीक है, अगर वो फिट होगी, कैसे फिट होगी, रिप्रोडक्टिव फिट, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करी, मतलब ऐसे स्पीसीज जो क्या कर रही है, नेचर में सर्वाइव कर रही है और रिप्रोडक्शन भी कर रही है, ठीक है, वही क्या करेगी, वही आगे कंटिन्यू होती जाएगी, ठीक है, और ऐसे स्पीसीज जो रिप्रोडक्टिव फिट नहीं है वो क्या हो जाएगी, बाद में एक्सटिंक्ट होती जाएगी, ठीक है। तो जो अब देखो रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब क्या हुआ, नेचर ने पहले क्या किया, नेचर में चेंज आए, उसके सर्वाइवल के लिए उसने क्या किया, उस स्पीसीज में खुद क्या हुआ, चेंज आया, ठीक है, जिसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, उसमें कुछ वेरी डिग्री ऑफ चेंज किया उसने, ताकि क्या कर सके, वो जो एनवायरमेंट है, वो जो नेचर है उसमें सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो सिंपल है आपके पास, दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट, जो क्या करते हैं, बेटर फिट कर सकते हैं एनवायरमेंट में, लिव मोर प्रोजेनी, वो क्या करेंगे, मोर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेंगे देन अदर विच सर्वाइव, अदर विच विल सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, बेटर सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव फिट होंगे, तो उनको नेचर क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, इसलिए इसको नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेचर सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा जो उसके एनवायरमेंट में अडेप्ट कर सकता है, ठीक है, तो ही कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, तो इसलिए इसकी थ्योरी को क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी भी बोलते हैं, एंड इम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, और इसने क्या बोला, ये आपके पास मैकेनिज्म है किसका, एवोल्यूशन का, ये जो नेचर है वो क्या करेगा,
उन्हीं स्पीसीज को सिलेक्ट करेगा जिनमें एडेप्टेबिलिटी होगी, जो एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइव करने की, और जो रिप्रोडक्टिव फिट होगी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास एल्फ्रेड वेलिस, अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मेले आर्किपेलागो, हैड आल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन दैट डार्विन हैड। ठीक है, तो सेम इन दोनों का जो कंक्लूजन था वो सिमिलर ही था। इसने भी ये बोला कि नेचर में आपके पास, इसने इसका पेपर स्टडी किया था। ठीक है, इसने क्या बोला कि हाँ, जो आपके पास जो नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दी थी, तो वो आपके पास सेम उसको कौन प्रूव कर रहा है, एल्फ्रेड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग जो लाइफ फॉर्म होती है वो क्या करती है, और जो न्यू लाइफ फॉर्म है, मतलब कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है, उनकी कॉमन एंसेस्ट्री है। ठीक है, एंसेस्टर उनके कॉमन है, बट उनमें जो चेंज आया, ठीक है, अब ये जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, क्योंकि उन्होंने, नेचर ने क्या किया, नई चीजों को अडेप्ट किया। ठीक है, तो नेचर में सरवाइव करने के लिए उन ऑर्गेनिज्म में क्या आ गया, चेंज आ गया। बट अगर एंसेस्टर से बात करें तो बेसिकली वो क्या है, सिमिलर ही है। ठीक है, बट नेचर में सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए उन्होंने क्या किया, नेचर में सर्वाइव करने के लिए वो खुद में एडेप्टेबिलिटी, न्यू चेंज लेके आए, वेरिएशन लेके आए। However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पीरियड और इरा की बात की है। They also concluded in that Earth is a very old, not thousands of years as was thought earlier, but billions of years ago. ठीक है, तो उसने उस चीज पे भी एग्री किया था। तो इन्होंने जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है उसको रिजेक्ट किया था। क्यों रिजेक्ट किया था, इन्होंने बोला कॉमन एंसेस्ट्री होती है। ठीक है, और जो कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है, और जो नए डेवलप होते हैं वो किसकी वजह से हुए हैं, क्योंकि आप वहां पे क्या हुई है, नेचुरल सिलेक्शन हुई है। ठीक है, जो बेटर अडेप्ट कर पाया एनवायरमेंट में वो सरवाइव कर गया, जो अडेप्ट नहीं कर पाया वो एक्सटिंक्ट होता गया। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे जूलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ के बारे में। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। तो आपने थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है, ज्यादा सर्वाइवल ऑफ नहीं। द फिटेस्ट इसी को बोलेंगे ना, डार्विन को ही। हाँ जी, बोलो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसी को बोलते हैं ना, डार्विन को ही, नेचुरल सिलेक्शन को ही। जो आपके पास नेचुरल सिलेक्शन है इसके बारे में, हाँ, जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस, इसने रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बताया। हाँ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, रिप्रोडक्टिव फिटनेस के जो बेटर अडेप्ट करेगा वही सर्वाइव कर सकता है, यही बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी चीज में आपको डाउट होगा, ठीक है, इससे पहले मैं आपको, देखो ये जो मैंने इतना आपको करवाया, ठीक है, इसको मैं आपको जब मैं खत्म करूंगी तो मैं इसको समराइज फॉर्म में छोटा छोटा बताऊंगी कि इसने कौन सी थ्योरी दी थी। ठीक है, एक चार्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो अभी आप जस्ट, आपको पता होना चाहिए कि इस थ्योरी में ये बोला है, ये बोला है, ठीक है, और किसने किसने दी है। ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ था, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए।